हाँ जी, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बेटा आपको इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। अगर हम इसके जो वर्ड्स हैं इंडिविजुअली वन बाय वन समझें तो इसका मीनिंग आ जाएगा। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है जो हमने अपने इंटेलेक्ट से, हमने अपनी बुद्धि से अपनी एबिलिटी को, अपनी नॉलेज को और अपनी एक्सपीरियंस को गेन करके, यूज़ करके, अगर हमने कोई नई इन्वेंशन की है या कोई नई इनोवेशन की है तो वो हमारी एक एसेट बन जाती है। हम उसको अपने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने में, इनकम जनरेट करने में हेल्प लेते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मान लो कोई व्यक्ति कोई बुक लिखता है तो बुक लिखने के लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बेटा? वो अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, अपनी कैपेबिलिटी का यूज़ करता है ना, खुद पर्सनली मेहनत करता है उस चीज़ में। 11th क्लास आवाज़ आ रही है ना आपको? यस मैम। हाँ जी, बुक लिखता है अगर कोई व्यक्ति, अपनी किताब लिखता है अपने आप, तो क्या होता है बेटा? वो अपनी कैपेबिलिटी यूज़ करता है या नहीं करता? यस मैम, करता है ना, उसकी अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, वो खुद रिसर्च करता है, फैक्ट्स जो ढूंढता है, अपनी इमेजिनेशन यूज़ करता है, यानी खुद से मेहनत करके वो जब वो बुक लिखता है और उसके बाद जब वो बुक उसकी एसेट बन जाती है या नहीं? वो बुक की फिर जितनी भी कॉपीज सेल होती हैं उससे उसको फिर बाद में प्रॉफिट होने लगता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कोई नई चीज़, कोई रिसर्च करते हैं अपनी मेहनत से, या हम अपने आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो R&D डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर कोई मेहनत करते हैं, तो मेहनत करके जब हम सफल हो जाते हैं तो जो उसका रिज़ल्ट आता है, उस रिज़ल्ट को फिर हम फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, उस टेक्निक को फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, तो वो हमारे बिजनेस के लिए एक एसेट बन जाती है। वो टेक्निक हमारे लिए क्या बन जाती है? एसेट बन जाती है। अब ऐसे में क्या होता है कि हमें डर होता है कि जो हमने टेक्निक इन्वेंट की या इनोवेट की है, वो टेक्निक या वो चीज़ कोई और व्यक्ति अपने प्रॉफिट यूज़ के लिए यूज़ करना ना शुरू कर दे, कमर्शियल पर्पस से उसको यूज़ करके प्रॉफिट अर्न करना ना शुरू कर दे। ठीक है ना? अब जैसे बुक लिखी, आप पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बुक का कोई पोर्शन अपनी बुक में डाल लो, आप बुक लिखो और किसी और की बुक का पोर्शन अपनी बुक में डाल लिया आपने एज इट इज़ विदाउट गिविंग एनी टाइप ऑफ क्रेडिट टू हिम, तो क्या होगा? वो आपका ये माना जाएगा कि आपने किसी दूसरे ऑथर की, समझ लो, एसेट चोरी कर ली। ठीक है, तो अपनी एसेट्स को चोरी होने से बचाने के लिए, मतलब कि कोई और उस एसेट का मिसयूज़ ना कर ले फॉर कमर्शियल पर्पस, हाँ, जो है हमारा लॉ हमें परमिशन देता है कि हम उसके राइट्स, उसको यूज़ करने का राइट अपने नाम करवा लें। ठीक है, उसके लिए पूरा प्रोसेस होता है, हमें प्रूफ देने होते हैं कि ये चीज़ हमने अपने इंटेलेक्ट से क्रिएट की है, जनरेट की है, और अब हमें इससे होने वाले फ़ायदे यूज़ करने का राइट एक्सक्लूसिवली केवल हमें दिया जाए। हमें मतलब जिसने उसको जनरेट किया है। और फिर इसके बाद अगर कोई व्यक्ति उन चीज़ों को, उन एसेट्स को यूज़ करके अपने बिजनेस में उसको यूज़ करने लग जाता है, कमर्शियल पर्पस से यूज़ करने लग जाता है, तो वो एक जो है चीटिंग का केस माना जाता है और उस व्यक्ति के अगेंस्ट किसी भी तरह की कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, समझ में आई है मेरी बात? क्या मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ? यस मैम। बेटा क्या समझ में आया आपको? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, नाम से ही पता चल रहा है। इंटेलेक्चुअल यानी कि जो अपने बुद्धि से, अपने कौशल से, अपनी कैपेबिलिटी से, अपने एक्सपीरियंस से कोई प्रॉपर्टी अगर आपने जनरेट की है तो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने का एक्सक्लूसिव राइट को हम बोलते हैं IPR या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और ये जो राइट्स होते हैं ये एक फर्म की इंटेंजिबल एसेट होती है। इंटेंजिबल का मतलब पता है आपको? मैम, जिन्हें छू नहीं सकते हैं। हाँ, जिन्हें हम छू नहीं सकते। एसेट्स क्या होती हैं बेटा? जब हम कोई मैम, एसेट, संपत्ति। हमारी संपत्ति, जिस संपत्ति क्यों कहलाती है वो? किसी चीज़ को हम संपत्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें उसको यूज़ करने का राइट होता है। हम उसे लंबे समय तक, आने वाले फ्यूचर में
हम उसको यूज़ करके बेनिफिट ले सकते हैं। तो पर्सनल एसेट्स भी होती हैं, बिजनेस एसेट्स भी होती हैं। तो बिजनेस जो एसेट्स होती हैं उसके ऊपर जब बिजनेस कोई एसेट खरीदता है तो एक्चुअली में वो बिजनेस को पजेस करता है अगर वो टेंजिबल है, और उसको यूज़ करने का एक्सक्लूसिव राइट रखता है कि मैं ही इसको यूज़ करूँगा, कोई और उसको यूज़ कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं करेगा, है ना। तो ऐसे ही जब टेंजिबल एसेट्स को तो हम पजेस कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, उसको अपने बिजनेस में डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी कोई भी देख सकता है कि ये इनकी एसेट है, ठीक है। लेकिन जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती हैं बिज़नेस के लिए, किसी भी बिज़नेस के लिए वो बहुत यूज़फुल हो सकती हैं, उसको बिज़नेस रेवेन्यू जनरेट करने में बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं, बट वो इंटेंजिबल होती हैं। तो हमें उसके राइट्स अपने पास डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में लेने पड़ते हैं, हमें गवर्नमेंट को अप्लाई करना होता है, और गवर्नमेंट से फिर हमें उसका एक्सक्लूसिव राइट जब मिल जाता है उसके बाद कोई भी उसको रीयूज़ नहीं कर सकता फॉर कमर्शियल पर्पस विदाउट आवर परमिशन। हमारे से परमिशन लेकर या हमें कोई पेमेंट देकर तो वो हम मतलब वो व्यक्ति यूज़ कर सकता है, लेकिन विदाउट हमारी नॉलेज और विदाउट हमारी परमिशन के वो उसको यूज़ नहीं कर सकता। इवन आपने देखा होगा कि किसी कंपनी का नाम भी जो है पेटेंट हो जाता है, लोगो पेटेंट हो जाता है, लोगो होता है ना, और उस सेम लोगो को अगर हम पेटेंट करवा लेते हैं, यानी कोई डिज़ाइन जब पेटेंट हो जाते हैं तो इवन वो डिज़ाइन भी कोई और यूज़ नहीं कर सकता। समझ रहे हो, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सिंबल हैं होते हैं ना, सबके निशान, वो लोग उनको अपने नाम पेटेंट करवा लेती हैं तो उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें जो करते हैं वो लोग, वो अपनी पहले उसको डेवलप करने में अपना टाइम, मनी सब इन्वेस्ट करते हैं उस चीज़ में। इसके बाद फिर उसकी जो चीज़ बनकर आती है उसका वो कमर्शियल बेनिफिट्स उठाते हैं। तो ठीक है, तो इसकी मैंने आपको ये बेस बताया क्या है। तो ये बहुत तरह के राइट्स होते हैं, तो इस टॉपिक में यही आएगा। देखो, जैसे ओवर द पास्ट 2 decades intellectual property rights has grown to a gesture from where it plays a major role in the development of global इकोनॉमी की। जो ग्लोबल इकोनॉमी जो अब डेवलप हो रही है, ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब क्या है, पूरा वर्ल्ड एज अ होल, ठीक है। सब कहीं पर सामान प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं पर जहाँ डिमांड है वहाँ पर सामान बनाया जा रहा है, और जहाँ पर बहुत रिसोर्सेज हैं वहाँ पर उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हुए वो सामान प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो हम इसको कहते हैं ग्लोबल इकोनॉमी। तो वहाँ पर जो है इस चीज़ का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ एवरीवेयर। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है। द म्यूज़िक यू लिसन, आपने जो गाने सुन रहे हो, चाहे वो कोई भी बना रहा है, गाने बना रहा है, उसकी धुन बना रहा है, उसकी लिरिक्स जो सेट कर रहा है, वो सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। द टेक्नोलॉजी दैट मेक्स योर फोन वर्क, जो आपका फ़ोन काम कर रहा है वो भी एक टेक्नोलॉजी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। किसी ने वो टेक्नोलॉजी अपनी रिसर्च से डेवलप किया है। द डिज़ाइन, इवन मैंने बताया ना आपको, डिज़ाइंस भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आते हैं। किसी भी डिज़ाइन, किसी भी तरह का डिज़ाइन जो है, हम चाहें तो उसको अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, अगर हमने खुद से क्रिएट किया है, ये हमारे पास प्रूफ होना चाहिए कि दिस डिज़ाइन हैज़ बीन क्रिएटेड बाय आवर सेल्फ, हमने खुद क्रिएट किया, तो हम उस डिज़ाइन को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो है कवर करवा सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले सकते हैं। द लोगो ऑन योर स्नीकर्स, आपके शर्ट पर आपने देखा होगा कंपनीज़ के लोगोज़ बने होते हैं, वो भी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इट एग्जिस्ट इन ऑल द थिंग्स यू कैन सी, ऑल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी, जहाँ पर भी ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड स्किल यूज़ की गई है। कैसी स्किल, जैसे इन्वेंशंस की गई हैं, बुक्स लिखी गई हैं, इवन जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं, सॉन्ग्स हैं, सिम्बल्स बनाए जाते हैं, किसी कंपनी का नाम होता है, इमेज होती है, कोई बनाई होती है उन्होंने, मान इमेज मतलब डिज़ाइन वगैरह। तो ऑल इन्वेंशंस और क्रिएशंस बिगिन विद एन आइडिया, ठीक है। कोई आइडिया आता है और फिर हम उस आइडिया को अपनी क्रिएटिविटी एंड स्किल लगाकर रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं, उसको सामने लाते हैं। तो वंस द आइडिया बिकम्स एन एक्चुअल प्रोडक्ट, ठीक है बेटा, जो आइडिया को हमने एग्जीक्यूट किया, उसमें कोई नई चीज़ हम लेकर आए, तो वो बन जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसके लिए कह रहे हैं कि वन कैन अप्लाई टू द अथॉरिटी। अथॉरिटी कौन हो गई बेटा, अथॉरिटी कौन हुई,
डेजिग्नेटेड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है कि ये चीज़ हमने इन्वेंट की है, ये हमने क्रिएट किया है इस चीज़ को, तो ये इसको यूज़ करने का राइट, कमर्शियल ख़ास तौर पर यूज़ करने का राइट एक्सक्लूसिवली हमें ही दिया जाए। अब ये थोड़ी ना किसी ने गाना लिखा है तो उस गाने को कोई बोल नहीं सकता। गाने को गा सकते हैं, बजा सकते हैं, लेकिन हम उस गाने को कॉपी करके किसी दूसरी मूवी में हम उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। किसी ने कोई फिल्म, कोई बुक में स्टोरी लिखी, हम उस बुक को पढ़ सकते हैं, लेकिन उस बुक के बेस पर अगर हम कोई मूवी बनाते हैं या कोई ड्रामा करते हैं तो हमें वहाँ पर उससे परमिशन लेनी पड़ती है, तो इसको बोलते हैं कॉपीराइट। ठीक है, इवन जो आपने सॉफ्टवेयर्स देखा होगा, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब कॉपीराइट्स होते हैं। जितनी भी ऐप बनी हुई हैं, ये सब ऐप क्या है, किसी ना किसी की क्रिएटिविटी है, तो उस ऐप में दी हुई चीज़, हम ऐप को तो यूज़ करेंगे, लेकिन सेम ऐप को कोई दूसरा अपने बिजनेस में कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम इसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है, एक्सक्लूसिव राइट्स अपने पास रिजर्व करवाने पड़ते हैं। तो ये हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें मिल रहा है। इंडिया में लीगल राइट्स कन्फर्ड ऑन सच प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तो लीगल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की डेफिनेशन क्या हो गई कि लीगल राइट कन्फर्ड ऑन द प्रोडक्ट्स विच हैव बीन क्रिएटेड यूजिंग द पर्सनल स्किल एंड नॉलेज, ठीक है, आर कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है बेटा, ये डेफिनेशन समझ लो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मीनिंग समझ में आया आपको? बच्चे आपका कोई रिस्पांस नहीं आता, 11th क्लास, क्या बात है, आप बोलते क्यों नहीं हो? आप क्लास में हो या नहीं हो? आपके अब मुझे अब मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है मैम। हाँ, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कुछ वर्ड समझ में आए? एक ही बच्चे को आ रही है, बाकी क्लास कहाँ है? मैम, जिससे हम जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाती है, जो हमारी संपत्ति हो जाती है, उसे दूसरे लोग यूज तो कर सकते हैं, बट नाम हमारा ही रहेगा, वो हमेशा पर लीगल कौन राइट सी संपत्ति बेटा, कौन सी संपत्ति? मैं एक टेबल खरीद कर लाई, वो भी मेरी संपत्ति है, तो क्या उसको मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोल सकती हूँ? नो मैम, जो हमने बनाई है, जो मैंने अपना माइंड यूज करके कुछ इनोवेटिव सा कुछ नया बनाया है। हाँ, जिसको मैंने एक्सक्लूसिवली अपनी स्किल और नॉलेज को यूज़ करके मैंने क्रिएट किया है, किसी नए आइडिया को मैंने एग्जीक्यूट किया है, ठीक है, उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यानी ऐसी एसेट जिसको हमने अपने क्रिएटिविटी से बनाया हो, एक्चुअल शेप दी हो, उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। और उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने का जो राइट हमें मिलता है उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। देखो इन्होंने इसमें दिया द मोस्ट नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज। अदर फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी यानी दूसरी एसेट्स में और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या अंतर है? इट इज़ इंटेंजिबल। ठीक है, इन कैन नॉट बी डिफाइंड और आइडेंटिफाइड बाय इट्स ओन फिजिकल पैरामीटर्स। ठीक है, ये एक तरह से इंटेंजिबल है। अब देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टाइप क्या क्या हो सकते हैं। देखो, इट इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज देखो क्या क्या है? पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस एंड जोग्राफिकल इंडिकेटर्स को हम इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो देखो इसमें वन बाय वन हम करेंगे। एक होती है हमारी कॉपीराइट। कॉपीराइट होती है कि जब हम कोई लिटरेरी और या आर्टिस्टिक वर्क करते हैं जिसको कोई आसानी से कॉपी कर सकता है, जैसे किसी डांस स्टेप्स को कॉपी कर लेना या किसी म्यूज़िक को कॉपी कर लेना, तो कोई, या हमने जैसे कोई नावल लिखी है, कोई पोएम लिखी है, कोई प्ले, फिल्म, म्यूज़िकल वर्क, ये सब चीज़ें, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स एंड स्कल्पचर्स, ये सब क्या है? आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है। तो इनको कॉपी करके कोई दूसरी जगह उसको यूज़ कर सकता है फॉर कमर्शियल पर्पस। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या दिया जाता है? कॉपीराइट। ठीक है, अब जो हमने इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कहा है, ये क्या है कि हम कोई नई इन्वेंशन करते हैं, किसी चीज़ की नई क्वालिटी डेवलप की, किसी चीज़ का कोई नए तरीके से करने के कोई प्रोसेस हमने डेवलप किया, तो वो पेटेंट कहलाते हैं। ट्रेडमार्क्स होते हैं कि हम अपने किसी लोगों के साथ कस्टमर के बीच जाते हैं, कस्टमर के बीच अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं जिस चीज़ से, उसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क। समझ रहे हो बेटा? इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, हमने कोई अपनी प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाया, उस हमने किसी अपनी पैकेजिंग के ऊपर डिज़ाइन बनाया, वो हमारा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन होता है। ऐसे ही जोग्राफिकल इंडिकेशंस होती हैं कि हमने उसको जोग्राफिकली कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, वो सब हमारा
इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आता है। तो एक हो गई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, दूसरे हो गए कॉपीराइट्स। ठीक है, अब देखो ट्रेडिशनल नॉलेज, ये भी हमारी इसी के अंदर आती है। अब हम बात करेंगे कि आईपीआर्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं एंटरप्रेन्योर के लिए। जो है कोई भी एंटरप्रेन्योर है, हमारा चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप का ही चल रहा है, तो उसमें आईपीआर की क्या इंपॉर्टेंस है बताओ। क्योंकि हमने शुरू से क्या कहा, एंटरप्रेन्योर कौन है, एंटरप्रेन्योर का जो मैम दूसरों को जो जॉब मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। तो बेटा शुरुआत कहाँ से होती है एंटरप्रेन्योरशिप की, वो तो उसका बेनिफिट हो गया, वो दूसरों को जॉब अपॉर्चुनिटी देगा। मैम जब वो कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेकर आता है। हाँ जी, कोई नया इनोवेटिव आइडिया और उसका सॉल्यूशन लेकर जब कोई व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो हम उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है, अब एंटरप्रेन्योर के लिए आईपीआर क्यों इम्पोर्टेंट है बताओ। क्योंकि वो कोई नया आइडिया लेकर आया है ना, नई क्रिएशन वगैरह को बढ़ाता है। हाँ जी, तो उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है ताकि उसकी जो मेहनत है उसका बेनिफिट एक्सक्लूसिवली वो प्रॉफिट पर्पस के लिए, वो कमर्शियल पर्पस के लिए एक्सक्लूसिव बेनिफिट वही ले, कोई और ना ले सके। ठीक है, नहीं तो बाकी लोगों को तो क्या है, उसको सिर्फ कॉपी करते जाना है। ठीक है, और अगर दूसरा व्यक्ति अपनी और स्किल उसके अंदर ऐड कर देगा, मतलब एक का तो उसने आइडिया एज इट इज़ कॉपी कर लिया और दूसरी और स्किल वो अपनी ऐड कर लेगा, तो क्या होगा, जिसने वो ओरिजिनल आइडिया लिया था, ओरिजिनल वो चीज़ निकाली थी, उससे ज़्यादा प्रॉफिट दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। तो इसलिए अपने आप को सेफ प्रोटेक्ट करने के लिए जो है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए ख़ास तौर पर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो, इट एनकरेजेस क्रिएशन ऑफ न्यू पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशन सच एज कैंसर क्योर मेडिसिन्स, कि इससे जो है कैंसर की जैसे मेडिसिन्स बनी है, जैसे आजकल आप देख रहे हो वैक्सीन बन रही है फॉर कोरोना वायरस। तो इसमें क्या ये, इसमें आपने देखा होगा ना, हर कंट्री ने कितना अरबों रुपया लगाया इस जो मेडिसिन को डेवलप करने में, इसके सक्सेसफुल ट्रायल्स करने में, और इन वैक्सीन को फिर आगे अप्रूवल वगैरह लेने में सबने बहुत खर्चा किया है। हर कंट्री ने अरबों रुपया इसमें खर्च किया है। तो अब क्या होगा, जिन फर्म्स ने ये मेडिसिन बनाई, तो क्या वो नहीं चाहेंगी कि अब अगर सेम मेडिसिन या सेम फार्मूला कोई यूज़ करे तो वो हमारे से परमिशन लेकर ही यूज़ करे, चाहेंगी ना वो, है ना। तो इससे क्या होता है, इट इंसेंटिवाइजेज, कि जब आप इनके एक्सक्लूसिव राइट, इसको बनाने का एक्सक्लूसिव राइट अपने नाम करवा लेते हो, तो इससे जो फ्यूचर में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो जिन्होंने ये काम किया है, उन सब के लिए एक इंसेंटिव मिलता है कि अब हम इसको अपनी जो हमने पुरानी मेहनत की है, जो हमने पास्ट में जो भी एफर्ट्स किए हैं, उसका हमें अब लंबे समय तक एक्सक्लूसिव बेनिफिट मिलेगा। समझ रहे बेटा, प्रॉफिट मतलब खासतौर पर जो गेन मिलना है, बेनिफिट तो पूरी सोसाइटी को मिलेगा, लेकिन जो मॉनेटरी गेन उससे मिलना है, मनी के रूप में जो बेनिफिट मिलना है, वो हमें ही मिले, वो ऐसा चाहते हैं। ठीक है, इट अलाउज द वर्क क्रिएटेड बाय अ पर्सन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द पब्लिक ओनली। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिल जाते हैं तो उससे फिर वो जो भी वर्क आपने क्रिएट किया वो पब्लिक के लिए तो यूज़ हो सकता है, ठीक है, लेकिन बाकी लोग वो खुद तो यूज़ कर, अपने आप से तो वो पब्लिक को दे सकता है, लेकिन किसी और के थ्रू अगर वो पब्लिक तक पहुंचता है तो वो उसकी परमिशन से ही पहुंचेगा। तो इससे जो है उसकी लॉस ऑफ इनकम, उसके कारण जो उसको नुकसान हो सकता था या जो उसके इस कारण से उसकी इनकम में जो कमी आ सकती थी, वो उसको प्रिवेंट करेगा। इट हेल्प्स ऑथर्स, क्रिएटर्स, डेवलपर्स एंड ऑनर्स टू गेट रिकॉग्निशन फॉर देयर वर्क, और इससे जो है उनके काम को पहचान मिलती है, उनको एक रेपुटेशन मिलती है। तो वो सब चीज़ों के लिए भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का होना ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो फिर क्या है, किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या चीज़ किसने डेवलप की, उसके नाम से तो कोई चीज़ लिखी ही नहीं जाएगी, है ना। तो किसी भी नई चीज़ के साथ उस व्यक्ति का नाम जुड़ता जाता है, जो कि भविष्य में जाकर उसके लिए एक आइडेंटिटी, सेल्फ इमेज जो है पब्लिक में क्रिएट करवाता है। तो आईपीआर एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर फोस्टरिंग क्रिएटिविटी एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आईपीआर का होना बहुत ज़रूरी है। सच राइट्स
allows creators and inventors to have control over their creations and inventions। तो उनका कंट्रोल बना रहता है और ये इंसेंटिव्स होते हैं फॉर आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेंटर्स टू फर्दर कमिट द नेसेसरी रिसोर्सेज टू रिसर्च डेवलप। ठीक है ना, कि जब आप उनका जो उन्होंने काम किया अगर उसका एक्सक्लूसिव राइट उन्हें मिल जाए तो आपको पता है कि इस चीज़ में पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है। तो इन 3 चीज़ों का बेनिफिट जब उस व्यक्ति को मिलने लगता है तो फिर वो फ्यूचर में भी इस तरह के काम करने में, क्रिएटिविटी को बढ़ाने में, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और ज़्यादा एफर्ट्स करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस वक्त जो द चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमीज क्रिएटेड अनप्रेसिडेंटेड challenges and opportunities for continued progress in human development। इवन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर बेटा आपस में कंट्रीज़ में भी जो है कई बार बहुत डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। ठीक है, कि ये कई बार कंट्रीज़ क्लेम करने लगती हैं कि जो चीज़ हमारे यहाँ बनी तो दूसरी कंट्री क्लेम करने लग जाती है कि नहीं जी ये तो पुराने टाइम में हमारे यहाँ बनती थी। जैसे इसकी बहुत एक फेमस वॉर बासमती चावल की हुई थी, इसके बीच में बहुत डिस्प्यूट्स हुए थे कंट्री में। ऐसी हल्दी की जो टर्मरिक आप सुनते हो ना, टर्मरिक के बारे में भी कुछ कंट्रीज़ क्लेम कर रही हैं, जबकि इंडिया क्लेम कर रहा है कि टर्मरिक हमारी जो है बहुत पुरानी जो वो है मेडिसिनल एक ये प्लांट होता है और उसको हम ही सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं। तो हल्दी के ऊपर हमारा पेटेंट राइट होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ इसके ऊपर भी हमारा कई बार डिस्प्यूट होता है कि ये टर्मरिक जो है कि कोई दूसरी कंट्री जब अपने नाम से पेटेंट अगर करवा लेगी तो क्या होगा, बाकी कंट्रीज़ को वो चीज़ ग्रो करने के लिए फिर उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसलिए कई बार बहुत सारी ऐसी जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं उसके ऊपर डिस्प्यूट्स भी कई बार अराइज होते हैं कि ये चीज़ किसकी कंट्री की मानी जाए। ठीक है, चलो अब ये क्या है कि विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कि जैसे WTO जो ऑर्गेनाइजेशन है, द इम्पॉर्टेंस एंड रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हैज़ बीन क्रिस्टलाइज इन द ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। तो जो कंट्रीज़ में आपस में जो डिस्प्यूट्स होते हैं इसके लिए फिर इन्होंने WTO को भी आगे आना पड़ा और उसने भी जो है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम का, एग्रीमेंट्स का उसने सिस्टम शुरू किया। और जो है ये इस तरह से कई चीज़ों के उन्होंने फिर ये एक्ट बने हैं। ट्रेडमार्क एक्ट जैसे देखे गए, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट कि कहाँ पर क्या चीज़ बनती है। डिज़ाइंस कि आपने जैसे जोग्राफिकल इंडिकेशन में होगा कि किसी प्रोडक्ट को किसी एरिया के साथ के नाम के साथ जोड़ना है या नहीं जोड़ना, और अगर जोड़ना है तो उसके बारे में हो गया। डिज़ाइंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़, पेटेंट्स एक्ट, कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012 तो ये सब चीज़ें जो हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कारण, उसके एक तरह से इंटरफेरेंस से वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ में भी आपस में कोई डिस्प्यूट ना हो तो ये बनाए गए हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम वन बाय वन थोड़ा सा कुछ राइट्स के बारे में, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है कॉपीराइट। सुना है बेटा आपने कॉपीराइट वर्ड पहले कभी, कि इस चीज़ के ऊपर कॉपीराइट है? यस मैम। हाँ जी, सुना है आपने, है ना। कॉपीराइट में क्या है कि कॉपीराइट इज़ द राइट टू नॉट कॉपी, कि आप जब कॉपीराइट करवा लेते हो तो एक तरह से आपको राइट मिल जाता है कि आपने जो कुछ लिखा है, जो कुछ नया बनाया है, उसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, इट इज़ ऑफर्ड व्हेन एन ओरिजिनल आइडिया इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द क्रिएटर और ऑथर। ज़्यादातर ये रिटर्न चीज़ों के लिए ज़्यादातर कॉपीराइट्स होते हैं, या ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो मतलब बिल्कुल इंटेंजिबल चीज़ें दिखाई देती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, उनमें कॉपीराइट चलता है। तो द कॉपीराइट इज़ एन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द क्रिएटर टू प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? रोकना। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव राइट है, क्रिएटर को मिला है। क्रिएटर कौन होगा? जिसने वो नई चीज़ बनाया होगा। हाँ, उसको एक राइट मिलता है कि वो इसका अनऑथराइज्ड यूज़ को रोक सकता है, कि वो अनऑथराइज मतलब बिना उससे पूछे कोई और उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता। विच इंक्लूड रिप्रोड्यूसिंग। देखो क्या यूज़ नहीं कर सकता, हम उन चीज़ों को सुन सकते हैं, खुद कोई व्यक्ति अपने बेनिफिट के लिए उसको पढ़ सकता है, देख सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन कोई उसको रिप्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉपीज़ ऑफ द सब्जेक्ट मैटर वो नहीं कर सकते। कमर्शियल पर्पस के लिए आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है,
The unique feature of copyright is that the protection of work arises automatically as soon as the work comes into existence. कि copyright के लिए हमें अप्लाई नहीं करना पड़ता, जब कोई व्यक्ति अपनी कोई नई चीज़ एग्जिस्टेंस में लाता है तो साथ साथ उसके कॉपीराइट जुड़ सकता है, वो क्लेम कर सकता है कि देखिए ये चीज़ ओरिजिनली मैंने लिखी थी, तो इसको कोई और क्लेम, कोई और अगर उसको यूज़ करता है तो वो उसके ऊपर क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो देखो इसका आ रहा है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंटेंट इज नॉट मैंडेटरी बट इज एसेंशियल टू एक्सरसाइज एक्सक्लूसिव राइट्स इन केस ऑफ एन इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, जैसे ये मैं इस वक्त आपको जो पीपीटी करवा रही हूँ, ये सुभाष डे की बुक है, ये वाला जो टॉपिक है मैं सुभाष डे की बुक में से ले रही हूँ, तो ये मुझे एक उनको क्रेडिट देना पड़ेगा और उन्होंने ये जो मैं ये पीपीटी बना रही हूँ ये मुझे शो करना होगा कि आई एम यूजिंग इट ओनली फॉर टीचिंग ऑफ आवर स्टूडेंट एंड नॉट फॉर द कमर्शियल पर्पस। आप देखो कॉपीराइट किस किस चीज़ के ऊपर आता है, एक तो लिटरेरी वर्क यानी कोई राइटिंग वर्क के ऊपर, जैसे कोई भी चीज़ हो, आर्टिस्टिक वर्क और ड्रामेटिक वर्क। ठीक है, अब देखो ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क आपने देखा होगा किसी भी चीज़ का लोगो, कोई भी नाम। ट्रेडमार्क इज इन एनी वर्ड, नेम और सिंबल। ठीक है, कि कोई भी वर्ड जिससे कि उस प्रोडक्ट को हम किसी दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, जिसने जो कस्टमर के दिमाग में, जो भी कस्टमर है उसके दिमाग में फ़ौरन उस चीज़ की पिक्चर, उस चीज़ की क्वालिटी को लेकर उसकी एक इमेज क्रिएट कर सकता हो। ठीक है, ये कोई भी वर्ड हो सकता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मैकडोनल्ड का एम है ना, किसी चीज़ में वर्ड हो सकता है, नेम भी और इवन सिंबल भी, जैसे आपने लोगोज देखे ना, और या इनका कोई कॉम्बिनेशन विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द गुड्स मेड बाय एन इंडिविजुअल, कि हम फ़ौरन उस चीज़ को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये चीज़ इस कंपनी की है या ये इसकी प्रोडक्शन है और या इसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, ये फीचर्स हैं, ये या उस चीज़ की हम किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे एक राइट का साइन आता है ना बेटा, आता है ना, तो वो क्या है, नाइकी का साइन है, तो हम कहीं पर भी उस तरह का टिक मार्क लगा हुआ देख रहे हैं तो हमें फ़ौरन अंदाज़ा हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, उसका ट्रेडमार्क है। तो ट्रेडमार्क हेल्प अस टू डिफ्रेंशिएट द गुड्स ऑफ वन कंपनी फ्रॉम अनदर। ठीक है, इन अ सिंगल ब्रांड और लोगो ट्रेडमार्क कैन लेट यू नो मैनी थिंग्स अबाउट अ कंपनीज रेपुटेशन। है ना, जैसे ही आपके सामने वो चीज़ आती है, आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सपोज कोई पिज़्ज़ा आया, उसके ऊपर डोमिनोज का आपने लोगो देखा बेटा? यस मैम। है ना, तो सिर्फ आप वो लोगो देखोगे तो ही आपको पता चल जाएगा इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी क्या प्राइस होगी, कैसी चीज़ है ना। कोई अगर दूसरी कंपनी का लोगो आएगा तो आप उससे उसके बारे में पता लगा पाओगे। तो ये चीज़ें जो हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अ ट्रेडमार्क हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग सिमिलर प्रोडक्ट इन द मार्केट फ्रॉम इट्स कंपिटिटर। ठीक है ना, वो चीज़ जब यूज़ हो जाती है किसी प्रोडक्ट पर, तो वो चीज़ फिर वो प्रोडक्ट अपने आप ही दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएटेड माना जाता है। तो इसलिए कंपनीज क्या करती हैं, अपने ट्रेडमार्क को भी कॉपी मतलब जो है अपने नाम पेटेंट करवा लेती हैं, उसका एक्सक्लूसिव राइट ले लेती हैं और कोई दूसरा व्यक्ति फिर उस चीज़ को, सिमिलर चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, अब जैसे कन्वेंशनल ट्रेडमार्क क्या थे, वर्ड्स थे, कलर कॉम्बिनेशन, जैसे आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर कलर कॉम्बिनेशन जो है कि हम सिर्फ ये वाला कॉम्बिनेशन केवल हम ही यूज़ कर सकते हैं। बता सकते हो कौन सा कलर कॉम्बिनेशन की बात हो रही है यहाँ पर? बता सकते हो कोई कलर कॉम्बिनेशन? जैसे आप देख रहे हो ना मैकडोनल्ड में क्या होता है, मैकडोनल्ड का कलर कॉम्बिनेशन क्या है? मैम रेड और रेड, येलो। उसके ऊपर येलो कलर से लिखा हुआ। तो अब उसके मैकडोनल्ड का अपना एक अलग तरीके से लिखने का स्टाइल है। आपको उसका लोगो ध्यान है ना कैसे लिखता है? उसको देखते ही हमें, उस लोगो को देखते ही पता चल जाता है कि ये मैकडोनल्ड से रिलेटेड है ना। तो ये चीज़ें हम लेबल, लोगो, पैकेजिंग, शेप ऑफ गुड्स, इन सब को ले सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल, यानी कन्वेंशनल मतलब जो पुराने टाइम से चला आ रहा है। नॉन कन्वेंशनल क्या है? जो पहले ट्रेडमार्क नहीं माने जाते थे लेकिन आजकल उनको भी ट्रेडमार्क में इंक्लूड किया जाने लगा हो। आप ये कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इज़ नॉट मैंडेटरी अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 बट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क हेल्प्स एस्टेब्लिश एक्सक्लूसिव राइट ओवर द मार्क। कि आपने ट्रेडमार्क अगर कोई बनाया है, ठीक है,
आप उसको ज़रूरी नहीं है कि आप उसे रजिस्टर करवाओ। लेकिन जब धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी लेने लगता है तो और सेम ट्रेडमार्क कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसको यूज़ करके अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करने लगता है तो उस वक्त आप क्लेम तभी कर सकते हो जब आपने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा रखा हो। ठीक है, तो ये इन्होंने आपको एक साइट भी दी हुई है, आप यहाँ पर जाकर अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हो। मतलब ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप अपने लोगों को कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ये करवा लेना चाहिए अगर आप अपना कोई बिज़नेस सेट करते हैं तो। फिर देखो जोग्राफिकल इंडिकेशन, ये क्या है देखो। A geographical indication is primarily an indication which identifies agricultural, natural or manufactured products originating from a geographical territory where a given quality, reputation or other characteristics are essentially attributable to its geographical or origin. GIs are part of our collective and intellectual heritage that needs to be protected and promoted. Goods protected and registered as GI are categorized into agricultural products भी हो सकते हैं हमारे, natural handicrafts भी हो सकते हैं और manufactured goods भी हो सकते हैं। और हम क्या करते हैं, ज़्यादातर फिर उनके साथ जब उस प्रोडक्ट का नाम रखा जाता है तो हम उनके साथ उस जगह का नाम भी ऐड कर देते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है नागा मिर्चा कि अब इस क्वालिटी की मिर्च, जैसे नागा मिर्चा कोई हो गया तो उस क्वालिटी की अगर कोई मिर्च उगाना चाहता है तो उसको उस पर्टिकुलर एरिया की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे कांजीवरम की साड़ीज़, आप कहते हैं ना कांजीवरम साड़ीज़, कांजीवरम साड़ीज़ एक्चुअली में क्या है, वो कांजीवरम एरिया में बनाई जाने वाली साड़ियों की एक विशेष तरीके से, विशेष डिज़ाइन से, विशेष यान से बनाई जाने वाली साड़ीज़ हैं। अब अगर कोई कांजीवरम की साड़ीज़, अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि कांजीवरम में ही बने, अगर कहीं और वो साड़ी बनाई जाती है तो वो उन्हें वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम इस टाइप की साड़ीज़ अपने यहाँ भी बनाना चाहते हैं। ऐसे अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा प्रोडक्ट है जो एक जगह की विशेषताओं को लेकर है, जैसे हल्दी घाटी का ही इसमें भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो हल्दी घाटी है हमारे यहाँ, जिसको हमने हल्दी घाटी की लड़ाई सुनी है हिस्ट्री में, एक्चुअली में वहाँ हल्दी घाटी का उसका नाम ही इसलिए पड़ा है, या ये कह सकते हैं उस वहाँ पर जो हल्दी है, एक्चुअली जो हम अपने घर में स्पाइस यूज़ करते हैं हल्दी का, टर्मरिक, वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है और इसी वजह से जो है उसको हमने हल्दी कहना शुरू किया। ठीक है, अब क्योंकि उसका नाम ही हल्दी उस एरिया की वजह से पड़ा है तो इसके बारे में हमारा अभी चल रहा है कि ये हल्दी का जो प्रोडक्शन है इट शुड बी पेटेंटेड या रजिस्टर्ड फॉर इंडिया ओनली। ठीक है, ऐसे इन्होंने काफ़ी एग्जाम्पल आपको रखे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो बेटा ये सब चीज़ें आपको समझनी है। मैं अभी आगे इसके और जो टॉपिक्स हैं वो डिटेल में करवाऊंगी। चलिए अब हम इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं। ठीक है, चलिए, ओके मैम। नया वाला टैक्स सिस्टम बताना, एक मिनट क्या था तुम्हारे में नया तो उनके लिए है जिनकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा, उन्हीं के लिए बेनिफिशियल है और किसी के लिए नहीं है। अच्छा, हमारा इसमें टैक्स देखना कितना बनेगा? तुम्हारी 5 लाख से ऊपर इनकम है ना? हाँ, ये आ गई ना 6,68,000, 1.5 लाख माइनस सेविंग का। तुम्हारे में नहीं, टैक्स नहीं बनेगा, नील बनेगा इस पर, वो अगर तो सब ये दे देते हैं तो। नहीं, उसके बाद था ना ये देखो नया वाला फॉर्म, उसके तो तुम नया ऑप्टी मत करो ना फिर। ये वाला उसके अंदर था कि इन्होंने नया क्या दे रखा है इसमें बस, इसलिए ऐसा है। अच्छा, ये नया वाला फॉर्म है कि पहले 2.5 लाख का कुछ नहीं, फिर 2.5 लाख से 3 लाख 3% है, और सॉरी 5%। और पुराना वाला क्या है?
पुराना तो वही है कि 2.5 से, अगर 5 से ऊपर इनकम है तो नीचे की 5 पर भी लगेगा 5% टैक्स। लेकिन तुम्हारी तो इनकम ये आ गई ना, ये आ गई। 468। हाँ 468 आ गई तो टैक्स नील हो गया। टैक्स नील हो गया। पता नहीं इन्होंने किससे बनवा कर भेज दिया हुआ है उसको 10,000 का टैक्स। वो सेविंग दोगे तो नहीं होगा ना। पुराने वाले के हिसाब से